बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मुतालिया पाकिस्तान शहरियत और हिस्ट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत से लोग मुतालिया पाकिस्तान से, शहरियत से, हिस्ट्री से बहुत चालू हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अज़ीज़ तलबा इतना मुश्किल नहीं है कि जितना कि तालिब इल्म इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले दुरूशी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे हम पहले देखेंगे कि आखिर ये 1935 का एक्ट है क्या। 1857 की जंग आज़ादी से पहले बरसगीर पे, यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट जिसको आप कहते हैं, इस पे हुकूमत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुकूमत बरतानिया ने डायरेक्ट इसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। जब डायरेक्ट तसल्लुत कायम किया तो उसने एक के बाद दीगरे 3 एक्ट मुतारफ़ कराए। ठीक है। अब एक्ट 1858, दूसरा एक्ट 1861, तीसरा एक्ट 1892। ये 3 एक्ट उन्होंने मुतारफ़ कराए और इन एक्ट के तहत उन्होंने बरतानिया हुकूमत ने बरसगीर पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। इन एक्ट के बाद जब देखा उन्होंने कि ये इंडिया के लोग काफ़ी हद तक हमारे काबू आ रहे हैं, तो उन्होंने मज़ीद इस्लाहात नाफिज की। इन एक्ट के बाद उन्होंने इनका एक ओहदा था वज़ीर अमूर हिंद का। वज़ीर अमूर हिंद जो था, यानी कि एक वज़ीर जो है वो, जिसको आप सदर पाकिस्तान और सदर हिंदुस्तान कवर करते हैं, उसको बरतानिया का एक वज़ीर अमूर हिंद चलाता था। वज़ीर अमूर हिंद के तहत जो है यहाँ पे फिर जो लॉर्ड आता, जो वायसराय आता, वो उसके मतहत होता था। तो अब उसके बाद ये सबसे पहले जो इस्लाहात इन्होंने की उसको कहते हैं 1909 की इस्लाहात। मंटो मार्ले भी इसको कहते हैं, मंटो मार्ले। 1909 मंटो मार्ले इस्लाहात। ठीक है। 1919 ये उसके बाद 1909 के बाद 1919 की इस्लाहात हुई हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉन्टीग चेम्सफोर्ड। मॉन्टीग, ठीक है, चेम्सफोर्ड। इससे डरना नहीं आप लोगों ने। ठीक। अब मैं ये बताऊं, मंटो और मार्ले ये 2 अलग अलग नाम हैं। इसी तरह मॉन्टीग और चेम्सफोर्ड ये 2 अलग अलग नाम हैं। एक वायसराय था और एक उस वक्त का वजीर था। मंटो मार्ले, मॉन्टीग चेम्सफोर्ड, यानी कि इन दो लोगों ने मिलकर इस्लाहात ये नाफिज की। अच्छा, उसके बाद फिर सैमन कमीशन आया। सैमन कमीशन ने आके अपनी रिपोर्ट पेश की। सैमन कमीशन आपने पढ़ा होगा, मुतालिया पाकिस्तान में ये मरूजी में भी आ सकता है। सैमन कमीशन कब आया था जी? 1927 में। सैमन कमीशन की आमद 1927 में।
सैमन कमीशन के बाद फिर नेहरू साहब ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, उसको कह रहे हैं नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तो अजीज़ तलबा वो पेश की थी उन्हें 1928 में। फिर नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में या उसके जवाब में आप ये कह लें कि मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो एक दस्तूरी खाका पेश किया था, उसको कहते हैं 14 नकात, 14 नकात कायदे आज़म के। ये 1929 में आपने पेश किए थे। उसके बाद आपके 14 नकात के बाद मुसलमानों और हिंदुओं को की जब इस्तिलाहात अलग अलग सामने आई, जब अलग अलग दस्तूरी खाका सामने आया, तो हुकूमत बरतानिया ने इन लोगों को लंदन में बुलाया और लंदन में 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें हुई, 1930, 31 और 32। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें कहाँ हुई जी? गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि 1935 का एक्ट आया कैसे। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1931, तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1932। ये 1932 के बाद 1934 में हुकूमत बरतानिया ने एक वाइट पेपर शाया किया। इस चीज़ को समझ लग रही ना, इसको आपने तरतीब से याद करना है। यानी कि जो मैंने पहले लिखवाए थे 1858, 1861 और 1892, इसके बाद ये डेट याद करनी, ऐसे आपने इस पे आया। इसके बाद उन्होंने 1934 में एक वाइट पेपर शाया किया, बल्कि मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। हुकूमत बरतानिया ने एक वाइट पेपर शाया किया 1934 में। तो इस तरह ये इस्लाहात जो है 1900 तब जाके हुकूमत बरतानिया समझी कि हिंदुस्तान के जो सियासतदान थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या दीगर कौमें थी, उनके ख़यालात को इतने सालों में इन्होंने समझा। इतनी इस्लाहात करने के बाद, तब्दीलियाँ कर करके आखिर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसको नाफज किया। तो अब पाकिस्तान जो है 1947 से लेके 1956 तक इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत काम करता रहा। तो 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हुआ। तो अजीज़ तलबा, इस तरह गवर्नमेंट इंडिया एक्ट का हम पस मंज़र पड़ा है। तो इसकी दफ़ात जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक दो, उसके बाद इसको लेंथी नहीं करते वीडियो को, ताकि आपको समझ आ सके। तो वफाकी तर्ज का आइन बनाया गया। पहला पॉइंट क्या है इसका? 1935 के एक्ट का, एक्ट 1935 वफाकी तर्ज का आइन, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें बनाएगी। वफाकी तर्ज का आइन बनाया गया। वफाकी का आपको पता है कि अगर इख्तियारात सूबों और मरकज़ में तकसीम कर दिए जाएँ तो उस हुकूमत को कहते हैं वफाकी हुकूमत। तो 1935 के एक्ट के तहत ये जो है आइन जो है ये रियासतों, सूबों और मरकज़ में जो इख्तियारात हैं वो तकसीम कर दिए गए। इख्तियारात की तकसीम कैसे हुई? वफाकी तर्ज हुकूमत। पाकिस्तान में अजीज़ तलबा वफाकी तर्ज हुकूमत है, जो इस्लामाबाद और दीगर वफाक में इख्तियारात की तकसीम है। इसमें 3 वफाकी इख्तियारात जो हैं कैसे हुए? वफाकी इख्तियारात की तकसीम, परेशान नहीं होना, सूबाई या रियासतों के इख्तियारात, दूसरा है वफाकी इख्तियारात, और तीसरा है मुतसिला इख्तियारात। कौन से? मुश्तरका या मुतसिला इख्तियारात, यानी कि जिसमें वफाक और सूबे मिल के काम करते हैं, मुश्तरका इख्तियारात। इसके बाद एक शार्ट क्वेश्चन आता है, 2 अमली निज़ाम। अक्सर आपने वो पढ़ा होगा कि 2 अमली निज़ाम क्या है। अब 2 अमली निज़ाम क्या होता है कि इसमें इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमत के नामजद करदा नुमाइंदों में तकसीम कर दिए गए। समझ लगी?
دو عملی نظام سے کیا مراد ہے کہ حکومت کے نامزد کردہ نمائندوں، حکومت کیا تھی؟ گورنر جنرل، ٹھیک ہے، گورنر جنرل کے نامزد کردہ نمائندوں اور عوام کے منتخب کردہ نمائندوں میں اختیارات کی تقسیم کر دی گئی، تو اس کو کہتے ہیں دو عملی نظام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو عملی نظام۔ حکومت کے نامزد ارکان اور عوام کے منتخب ارکان، ان دونوں میں کیا کر دیا گیا جی؟ اختیارات تقسیم کر دیے گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو عملی نظام۔ یہ شارٹ کوسچن اصل میں آیا تھا، بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہوئے تھے، دو عملی پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ یہاں تک ہمارا ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ تو پروفیسر رؤف رشید وینس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔